वेलकम टू दिस ब्रीफ वीडियो। इस ब्रीफ वीडियो में आपको हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे कि आज से 2500 साल तकरीबन 2500 साल पहले क़ब्ल मसीह इंडस के गिर्द बसने वाले लोगों की क्या सिविलाइजेशन थी और उनकी बुदुबाश का तरीका क्या था। तो अगर हम इस मैप पे नज़र डालें तो ये तकरीबन इंडिया और पाकिस्तान का और साथ साथ ईरान और अफ़गानिस्तान का कुछ इलाका इस मैप में शो किया गया है। इस मैप में अगर आप देखें तो ये इंडस रिवर की ब्लू लाइन इंडस रिवर को शो कर रही है। रावी रिवर के बिल्कुल साथ, यानी रावी रिवर भी एक वक्त में आकर इंडस रिवर के साथ शामिल हो रहा है, लेकिन उससे पहले उसके बिल्कुल कोस्टल एरिया में या साहिली इलाके में एक शहर आबाद था जिसको हड़प्पा कहते हैं। हड़प्पा के खंदरात आजकल साहिवाल के करीब आपको मिलते हैं। और इसी रिवर की लाइन के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते जाएं तो हमें मोहनजोदाड़ो, चन्नूदारो, अमन, अलादीनो, ये सारी जो बस्तियां हैं ये आबाद मिलती हैं। और ये बस्तियां आज से तकरीबन 2500 साल क़ब्ल मसीह की हैं। यानी ये उसी टाइम का दौर है जिस वक्त फर्टाइल क्रेसेंट पे नील, जॉर्डन रिवर और फ़रात के किनारे कुछ शहर और आबाद हो रहे थे। यानी एक हिसाब से ये कहा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तारीख़ पैदाइश वाला जो दौर है उस दौर के करीब करीब की जो बस्ती हिंदुस्तान में या मौजूदा पाकिस्तान के अंदर जो आबाद हो रही थी वो इंडस में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब थी। तो हड़प्पा की जो दरियाफ्त हुई है ये बेसिकली खुदाई के दौरान मिलने वाले कुछ अंग्रेज़ दौर के अंदर 1920 के अंदर कुछ मज़दूरों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम शुरू किया। और जब वो खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ ईंटें मिली जिन ईंटों की साख्त बिल्कुल एक जैसी थी। फिर लेटर ऑन इस इलाके में, और ना सिर्फ इस इलाके में बल्कि टेक्सला के इलाके में भी एक आदमी जो गोरे ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है, उनका नाम था सर जॉन मार्शल। उन्होंने बेसिकली आर्कियोलॉजिकल साइट्स की आइडेंटिफिकेशन की है और यही साहब हैं जिन्होंने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की खुदाई करने के बाद इसकी हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक पीरियड को डिफ़ाइन किया। सबसे पहले हड़प्पा, यानी जो इसका जो बिल्कुल इस वक्त मौजूदा साहिवाल के करीब है, इसको आइडेंटिफाई किया गया और लेटर ऑन मोहनजोदाड़ो के बारे में मालूमात मिलती हैं। अब आ जाते हैं इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि इनका जो ब्रिक साइज़, शेप, एडिसिव मटेरियल, वेट एंड प्लेसमेंट ऑर्डर है वो सरप्राइजिंगली हैरान कुन तौर पे बहुत ही एक जैसा या होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब बिल्कुल एक जैसा, यानी सिंध के इलाके, मौजूदा सिंध के इलाके में मौजूद मोहनजोदाड़ो में जो ईंटें मिली वही ईंटें और उसी किस्म का एडहेसिव मटेरियल इस्तेमाल किया गया मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के दरमियान। जबकि इन दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान में जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है। मौजूदा दौर के हिसाब से नहीं, इवन प्री हिस्टोरिक टाइम में भी ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बहुत ही लंबा सफ़र करना पड़ता होगा। तो इस मालूमात से ये पता चला कि क्या ये किसी मुत्तहिदा सल्तनत के मार्ज़ वजूद में आने की वजह से हुआ कि तमाम ईंटों का साइज़, और ना सिर्फ साइज़ बल्कि वेट भी एक जैसा और इनकी साख्त और इनकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल एक जैसी की गई। यानी जो नक्शा आपको हड़प्पा में मिलेगा वही नक्शा आपको मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब के अंदर भी मिलता है। तो ये ख्याल किया गया कि शायद इन दोनों में कोई कॉमन रूलर था जो रूल करता था। लेकिन फिर पता चला कि और ये रूलर से ज़्यादा इन अवामी मकामात के अंदर मौजूद अफराद की अपनी ईमानदारी का मज़हर एक सबूत है, क्योंकि रूलर की कोई निशानी इन जगहों पे नहीं मिली। इसी तरह से किसी भी किस्म के देवी देवताओं का तासुर इस जगह से हमें नहीं मिलता। और इन दोनों जगहों पे कम व बेश अंदाज़न तकरीबन 35,000 लोगों की हाउसिंग का घर या बाथ या सीवरेज सिस्टम मिले हैं। ये खुदाइयाँ अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और बल्कि ये काम रोक दिया गया ताकि जब वसाइल की ज़्यादा होंगे तो फिर इस काम को किया जाएगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इंडस सिविलाइजेशन बहुत पुराने अरसे से ये जानती थी कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है और उनके यहाँ सीवरेज का और पानी या निकासी आब का, बाथरूम्स का क्या निज़ाम है।
اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت مزید دلچسپ معلومات ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ اس دور کی تحریر ابھی تک مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکی۔ کم و بیش ہر زبان کے اندر 35 سے 40 الفابیٹس ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ایکسنٹس کے ساتھ جن کی ادائیگی کر کے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ ہڑپا اور موہنجو داڑو سے ملنے والی سیل یا سٹیمپ پیپرز پہ آپ کو مختلف قسم کے سائن اور جانور کی تصاویر ملتی ہیں۔ ان سائنس کے اوپر یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ شاید یہ نشانات کسی باہمی ربط کا یا تجارت کا ایک ذریعہ بنائے جا سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ ان کی افادیت کے بارے میں ابھی تک تاریخ خاموش ہے اور مزید ریسرچ کا کام کرنا باقی ہے۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انڈس سویلائزیشن یعنی سندھ کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ میں انڈس ریور کے ساتھ ساتھ بسنے والی بستیوں کی تاریخ کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ ساتھ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت کے دور سے لوگ ایماندار اور باہمی تجارت کے لیے مختلف طریقوں سے آشنا تھے۔ ساتھ ہی ساتھ نکاسی اور سیوک سینس کا تاثر ان تہذیبوں میں کم و بیش یورپ کی اور باقی علاقوں سے بہت درجہ بہتر تھا۔ یہ لوگ گندم کی کاشت کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ یہ جگہ خالی ہوئی؟ اس کے لیے دو نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق یہ ان جگہوں کو خالی کرنے کی وجہ موسمی تبدیلی بنی کہ بعد میں آب و ہوا اتنی شدید ہو گئی کہ یہاں پہ رہنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا اور دریاؤں نے اپنا رخ بدل لیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ قحط سالی کی صورتحال ہوئی اور لوگ اس جگہ کو چھوڑ کر مزید پانیوں کی تلاش میں ایسٹرن سائڈ پر نکلے۔ ایک دوسری نظریہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ آباد تھے تو نارتھ کی طرف سے آنے والے گھڑ سوار اور ان کا حملہ، درویدیز کا حملہ جو تھا، ڈیوڈینز کا حملہ، اس حملے کی وجہ سے ان لوگوں نے یہاں سے نقل مکانی کی۔ مگر دونوں صورتحالوں میں جو پہلا گمان ہے کلائمیٹ چینج کا، وہ زیادہ قابل قبول سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ میسو قتل و غارت کے سائن سمٹمز نہیں ملتے، لیکن یہ ضرور محتاط اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے تجارتی مرکز اور شہر تھے جہاں پہ تقریباً 35,000 لوگ ایک اسکوائر میل سے کم علاقے میں رہتے تھے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم۔